तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक पढ़ेंगे जो कि कार्यपालिका है। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। कार्यपालिका जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी एक भूमिका अदा करता है। तो ज़्यादा समय न खराब करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कार्यपालिका का अर्थ क्या है, फिर इसके साथ कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं, भारत में संसदीय कार्यपालिका आदि विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है। सरकार के उस संघ से जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। सरकार का वह अंग जो नियमों कानून को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका, शासन का नहीं, यहाँ सिर्फ प्रशासन का कार्य करता है, कार्यपालिका करता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं वो सम्मिलित किया जाता है। कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र हैं, जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें पद से हटा नहीं सकता है, क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रतिनिधि प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में भी एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। रूस में एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है और चांसलर सरकार का प्रधान है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के कई देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है, जो देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में ये व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था पाई जाती है। भारत में संसदीय कार्यपालिका, हमारे संविधान निर्माण ये चाहते थे सरकार ऐसी हो जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव था। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के बारे में डिस्कस करते हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगे हो। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी, इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति भारत में राव का औपचारिक प्रधान होते हैं तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर का सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपालिका, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। औपचारिक रूप से
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, वह भी अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित संसद और विधायिका करते हैं। ये निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और एक संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। संसद राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियों और स्थिति। एक औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी विधायी कानून बनाना, कानून और आपात शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है। वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। ये राष्ट्रपति के अधिकार है। चुनाव के बाद कई नेताओं के दावों के समय यह निर्णय कर कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है। संसदीय व्यवस्था में समर्थन न होने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अन्य किसी कारक के पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता है। जैसे ही वह बहुमत खो देता है, वह अपना पद भी खो देता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है। वह भी यह तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के पद स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। इसी कारण वह मंत्रिपरिषद का प्रधान भी होता है। संसद का सदस्य होना अनिवार्य। प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति या प्रधानमंत्री बन जाता है, मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिए। संविधान के 91 संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या में से 15% से अधिक होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। इसका अर्थ है जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यह सिद्धांत मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री का स्थान सरकार में सर्वोपरि है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण कर लेता है। मंत्रिपरिषद की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री सरकार की धुरी। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम करता है। वही संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों की स्रोत। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा के नेतृत्व, मीडिया तक पहुँचे, चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत आभार, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्रीय नेता की छवि, अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य, विदेश भाषाओं के दौरान नेता की छवि। गठबंधन की सरकारों की वजह से प्रधानमंत्री की शक्तियों में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। 1989 में भारत में हमने गठबंधन सरकारों का युग देखा। इनमें से कुछ सरकारें तो लोकसभा की पूरी अवधि तक भी
सत्ता में नहीं रह सकी। ऐसे में प्रधानमंत्री का पद उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना एक दल का बहुमत वाली सरकार में होता था। प्रधानमंत्री पद की शक्तियाँ में आया बदलाव। प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी। राजनीतिक सहयोग एवं परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी। प्रधानमंत्री के विशेष अधिकार पर अंकुश लगा। सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद भी नीतियाँ बनती रही। राज्यों में कार्यपालिका के स्वरूप। राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बाकी सभी सिद्धांत वही हैं जो केंद्र सरकार की संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू है। स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही। कार्यपालिका मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। ऐसे नागरिक सेवा भी कहते हैं। नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन ये मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप में तटस्थ हैं। प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियाँ बनाने के में और उन्हें लागू करने में मदद करे। नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव। नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपकरणों में तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को सौंपा गया है। ऐसे ही लोकसभा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं, जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग भी कहा जाता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। उनका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। लोक सेवा की नियुक्ति दक्षता व योग्यता के आधार पर बनाकर की जाती है। संविधान में पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया जाता है। इसके लिए संविधान दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। अखिल भारतीय सेवा, भारतीय सेवा, प्रशासनिक सेवा, पुलिस, भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय सीमा शुल्क, प्रांतीय सेवा, डिप्टी कलेक्टर, बिक्री पर अधिकारी। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) तथा भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा करते हैं। किसी भी जिले के जिलाधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और ये सामान्यतः आईएएस का स्तर अधिकारी ही होता है। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, जो कि मैंने कार्यपालिका के ऊपर बनाई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।